मित्रों नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जगपाल जी। दोस्तों सभी दोस्तों के घर परिवार में सब कुशल मंगल हैं। हाँ सर। अभी तक तो ठीक है सर सब लोग। मैं कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले दो मेरी सलाह रहेगी। आशुतोष जी, आपके पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है या कोई एक मित्र है जिनके पीछे से कोई टीवी की आवाज़ आ रही है तो कृपा करके उस आवाज़ को बंद कर दें या टीवी की आवाज़ को कम कर दें। और सलाह ये है कि आप अगले एक हफ्ते तक टीवी की न्यूज़ से आप बाहर रहें। आप नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप समाचार न सुने, क्योंकि समाचार वो समाचार नहीं होता है, आपका समाधान कर देगा वो। इतना खतरनाक न्यूज लेता है और इतना विस्फोटक ढंग से न्यूज को प्रस्तुत करता है और प्रस्तुतिकरण इतना छलिया और नकली होता है जिससे कि दहशत और पैदा होगी। तो दोस्तों, जो टीवी का न्यूज चल रहा है, नहीं सर, सच्चाई दिखा रहे हैं। अभी हमें जाना नहीं उस मैटर में। जी जी जी, हमें उस मैटर में जाना नहीं। हाँ, लेकिन समाचार को कम कर लें और समाचार से दूरी बना के रखें। आवाज थोड़ा सा कम करिए, पीछे से आवाज आ रही है आशुतोष जी आपके। जी जी दोस्तों, आज का कार्यक्रम है हेल्थ से वेल्थ कैसे बनाएं। गर्ग साहब नमस्कार सर। नमस्ते। गर्ग साहब कैसे हो? बड़े चुपचाप बैठे हो। थोड़ा नेटवर्क थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, ये दिक्कत है। अच्छा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेल्थ से वेल्थ कैसे बनाएं, इसके संदर्भ में आज का जो परिदृश्य है, आज का जो माहौल है वो बहुत ही सार्थक है। आज के दिन में आप गौर करके देखेंगे वो लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ, ये कोई जो मैं बात कह रहा हूँ 100% सत्य हो ऐसा ही नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिन व्यक्तियों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, जिनकी स्वास्थ्य बीमा चल रही है, वो दो तरह से मजबूत हैं। एक तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो, ये सोच करके कि उनके साथ में कुछ नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है। और दूसरे उनके मन में सेटिस्फेक्शन भी है कि भगवान ना करे अगर कुछ 19-20 होता है हमारे जीवन काल में या स्वास्थ्य में, तो मेडिक्लेम पॉलिसी किसी न किसी रूप में हमें मदद जरूर करेगी, सहायता जरूर पहुंचाएगी। दोस्तों, मेडिक्लेम पॉलिसी आज के दिन में एक बहुत ही नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है और हम सबको एक सिर्फ LIC के अभिकर्ता के दृष्टिकोण से सिर्फ LIC की पॉलिसी को ही नहीं देखना चाहिए। हमें अपने ग्राहक वर्ग में उन जरूरतों को भी ध्यान रखना चाहिए जिसकी हमारे ग्राहक को आगे आने वाले भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, निश्चित तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके अंदर हम सबको काम करना चाहिए। और अगर हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपना कोड लेके हेल्थ इंश्योरेंस में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे अपने ग्राहक को सेवा देने में, अपने इनकम को बढ़ाने में। और आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ से वेल्थ कैसे बनाएं, उसके पीछे लॉजिक भी यही है कि आप किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं, बेहतर इनकम का साधन बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी टीम में और मेरा खुद भी अनुभव है, जो 22-23 साल का अनुभव है, जो मैं उसमें सीख पाया कि अगर जितना कार्य हमने, जो मेहनत हमने पिछले 22-23 सालों में LIC के लिए किया, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए किया, अगर उसका सिर्फ 10% हम लोग शुरू से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दिए रहते तो 90% वर्सेस 10% इनकम वाइज उससे ज्यादा होता। हेल्थ इंश्योरेंस की मैं इनकम की बात करूं
दोस्तों इसका मैं एक प्लान प्रेजेंटेशन रखा है आपके लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस प्लान प्रेजेंटेशन को एक बार ध्यान से आप देखें, और उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस प्लान प्रेजेंटेशन को देखें, फिर आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों? क्लियर है सर, क्लियर। स्क्रीन क्लियर है? दिख रहा है सर। थैंक यू। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस एक मानव का अधिकार है। स्वास्थ्य की रक्षा एक मानव का मूलभूत अधिकार है, और उस अधिकार को हमको अपने सारे ग्राहक या भावी ग्राहक तक पहुंचाना, ये सब हम सबकी जिम्मेवारी है। लाइफ इंश्योरेंस एक पार्ट है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का। दोस्तों मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि हमको सिर्फ एक LIC का एजेंट नहीं बनना है, आपको भी सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बन के नहीं रहना है। हमारी हर संभव कोशिश होती है अपने टीम के साथ में, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को समझें, सीखें और उसमें बिजनेस करना शुरू करें। उसके तुरंत बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस के काम को भी अपने हाथ में लें, और आप चाहें तो आप अपने किसी जानने वाले से हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंसी लें, या हमारे साथ में कुछ अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर जुड़े हुए हैं, जो जिनसे हमारे पुराने संबंध और ताल्लुकात भी हैं, तो उनके साथ भी आप जुड़ करके काम को कर सकते हैं। तीसरा स्टेप में है दोस्तों, हम निवेदन करते हैं आप सभी मित्रों से कि थर्ड फेज में आपको जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी भी लेनी चाहिए, जिससे कि आपके पास कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाए, जिससे कि आपके साथ में आपके सभी ग्राहकों की सभी इंश्योरेंस की जरूरतों को हम और आप पूरा करें। मित्रों आज का जो सब्जेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस से वेल्थ बनाए, मैं उसी के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और इसमें सबसे पहला कोट आ रहा है, हेल्थ इज ह्यूमन राइट। ये एक मानव का अधिकार है हेल्थ इंश्योरेंस जो होना चाहिए। दोस्तों एजेंडा में हेल्थ केयर इंश्योरेंस का माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे क्या क्या कमियां और विशेषता आने वाले हैं एक मानव जीवन में और एक आम भारतीय के जीवन में, मैं उसके ऊपर आपको उदाहरण कुछ दूंगा। दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हुए हेल्थ केयर सिनेरियो को देखेंगे तो जितने तेजी से आपको एजुकेशन इंडस्ट्री, शिक्षा इंडस्ट्री बढ़ी है, उससे ज्यादा तेजी से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मित्रों अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूंगा तो पिछले 5 सालों में अगर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री लगभग 20% कंपाउंड की दर से ग्रोथ कर रही है, उसके कंपैरिजन में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री लगभग 50% कंपाउंड के रेट से ग्रोथ कर रही है। इसका मतलब यह होता है मित्रों कि एज ए एडवाइजर हमको और आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर भी महारत, जानकारी या मास्टरेट या डॉक्टरेट हासिल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने ग्राहक को काफी हद तक सुविधा प्रोवाइड करा पाएंगे। दोस्तों एक लमसम डाटा है, मोटा मोटी डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कि लगभग 11% जो 31 मार्च 2021 का डाटा है, जो थोड़ा बहुत अभी IRDA ने इसको पब्लिश नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अपडेट करता हूं कि टोटल भारत का पॉपुलेशन अगर 135 करोड़ 137 करोड़ मानी जाती है, तो उसमें से टोटल 11% अपर लेवल पे मैं बात कर रहा हूं कवर्ड है पूरा का पूरा हेल्थ सेगमेंट्स में, जिसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बैंक एम्प्लॉय है, किसी कंपनी के कंपनी एक्ट के अंदर कवर है, ESI के अंदर कवर है। ESI जो कंपनी है, संस्था है भारत सरकार की, और इसके अलावा ग्रुप मेडिक्लेम के अंदर कवर है, जो कई कंपनियां अपने स्टाफ को देती है, उस तरह से कवर है। तो अगर इस सारे कवर को मिला दे, इसके अलावा जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड और नेशनल, इसके अलावा टोटल 28 जनरल इंश्योरेंस कंपनी और 6 नॉन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम नॉन हेल्थ इंश्योरेंस करना ठीक नहीं है, उसको हम सही कंपनी बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस करने का ही लाइसेंस है। तो एक अगर 35-36 कंपनी को भी अगर पकड़ लेते हैं, तो उसके बावजूद भी आज तक पूरे इंडिया में लगभग
11%, इतने सारे सरकारी और अर्ध सरकारी और प्राइवेट और नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ करके 11% पॉपुलेशन को भी शायद कवर नहीं कर पाया है हेल्थ इंश्योरेंस में। मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आप दोस्तों को कि उस हेल्थ इंश्योरेंस में कहीं कहीं पे अभी भी 50,000 और 1 लाख रुपए का बीमा है जिसका कोई वैल्यू नहीं करता है। और उस 11% में प्रधानमंत्री जो योजना है, अगर कोई मित्र मुझे पूरे योजना का नाम बताएं, प्रधानमंत्री जी का एक योजना है जिसके अंदर हेल्थ केयर की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, कोई मित्र बता सकते हैं उसका नाम? आरोग्य संजीवनी। नहीं, आरोग्य संजीवनी तो आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत की जो मैं 11% का जो कवर बता रहा हूं उसमें आयुष्मान भारत योजना भी इनबिल्ट करके 11% है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए। उसके बावजूद भी अभी भी इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का लगभग 89% आपको कवर करना बाकी है। तो ये कवर करने के लिए कौन आएगा? हम और आपको ही कवर करना है। दोस्तों कुछ मैं फिगर आपको बढ़ाते हुए दिखाते हुए चलता हूं अपने बातचीत के दौरान, जिसमें देखेंगे कि वर्ल्ड वाइज में जो अपना जीडीपी का एक्सपेंस है हेल्थ केयर सेगमेंट में गवर्नमेंट, जहां पे यूएसए, कनाडा, यूके और फ्रांस में टोटल जीडीपी का 2 से 3% होता है एवरेज, वहां पे इंडिया में अभी 1% से भी कम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। गवर्नमेंट को सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस तरह दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना इस साल का बजट लाया है उसमें उसने अपने हेल्थ केयर पे और एजुकेशन में टोटल जीडीपी का 11 से 11.5% एक्सपेंस करने का लक्ष्य रखा है। तो इसी तरह का एक्सपेंस का लक्ष्य भारत सरकार जब तक अपने जीडीपी में लेकर के नहीं आएगा तब तक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे और एक सामान्य नागरिक तक हेल्थ इंश्योरेंस पहुंच से बाहर हो जाएगी। एक और मैं मेथड आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जिस तरह कोरोना जैसी महामारी पिछले 14-15 सालों से पूरे विश्व को अपने कब्जा में लेके बैठा हुआ है, उसके दौरान सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रेशियो लगभग 150 से 160% तक ग्रो किया है। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ का प्रीमियम लिया है तो उसका क्लेम रेशियो 150 करोड़ से 160 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब ये हिंदी में निकल कर आता है कि अगर यही सिचुएशन बनी रही तो शायद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे और आपके जैसे जो इंश्योरेंस में काम करने वाले लोग हैं, जो इंश्योरेंस में अपना कैरियर की तलाश कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा कि जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में हम लोग इनपैनल्ड है वो कंपनी कहीं ना कहीं टेक ओवर हो जाएगी। और इसी क्रम में पिछले 3 से 4 सालों में आपने देश के प्रमुख 2-3 कंपनियों को देखा होगा, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आया था अपोलो मोनिका, जो सेल होकर के एचडीएफसी हेल्थ हो गई, और दूसरा नाम आ रहा है रेलिगेयर का, जिसको सेल होकर के क्लियर हो गई है। तीसरा और भी कुछ कंपनियां लाइन में हैं जो सेल के लिए लगी हुई है। दोस्तों इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को गवर्नमेंट को सुरक्षा देने के लिए 1923 में 1923 में एक एक्ट पास किया गया था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसके अंदर हर बड़े कंपनीज को अपने एम्प्लॉय को वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस कवर देना पड़ता था। 1948 में ईएसआई एक्ट पास किया गया भारत सरकार के द्वारा कि इसके द्वारा जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनका ईएसआई के अंदर कवर होगा। 1952 में फर्स्ट ईएसआई हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके अंदर जो ईएसआई के अंदर जो भी कवर थे, ईएसआई के अंदर जो भी कवर थे बीमा धारक, उनको हॉस्पिटल में इलाज होना शुरू हो गया। एक मॉड्यूलर कमेटी आया था जो 1959 से 1961 तक उसका रिकमेंडेशन था कि भारत सरकार को एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सभी के लिए लाना चाहिए, भारत के हर व्यक्ति के लिए लाना चाहिए। और कुछ इसी तरह की लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कनाडा, ब्राजील और कई सारी यूरोपियन कंट्री में चलती आ रही, जो कंपलसरी है गवर्नमेंट के द्वारा देना, जो कि इंडिया में नहीं है। स्मॉल फी फॉर एबलिंग हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट के लिए यह भी रिकमेंडेशन किया गया कि बहुत ही छोटा सा स्मॉल फीस ले लिया जाए और उस फीस के द्वारा सभी व्यक्तियों को हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया जाए। ऐसा रिकमेंडेशन उस कमेटी के द्वारा लाया गया था। उसके अलावा 1999 में IRDA
एक्ट पास हुआ। IRDA एक्ट पास होने से क्या हुआ था दोस्तों, मैं बताता हूं कि जिस तरह से सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम और 4 सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियां थी भारत में जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, यूनाइटेड और नेशनल इंश्योरेंस, उसके जगह पे बहुत सारी विदेशी संस्थागत कंपनियों को भारत में आने के लिए द्वार खोल दिया गया, इनकम आने का रास्ता ओपन कर दिया गया। 2001 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट इंफेसिस हुआ जिसके अंदर टीपीए नाम की एक चीज एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। ध्यान रखिएगा, टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। उससे द्वारा क्या हुआ कि जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी लेकर के आएगी तो उसका क्लेम देने की जिम्मेवारी उस टीपीए की होगी, वो कैशलेस देने की जिम्मेवारी टीपीए की होगी। कुछ इस तरह की स्कीम गवर्नमेंट ने अपने कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी लेकर के आया था, जिसको काफी हद तक में सफलता नहीं मिली थी। दोस्तों, कैशलेस स्कीम में जो सबसे पहले जिस कंपनी ने अपने आप को स्टेबल किया उसका नाम था बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसने कैशलेस की सुविधा दी और उस कैशलेस की सुविधा के बदौलत बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी कुछ ही सालों में इतना पॉपुलर हो गई कि हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में लगभग 130% से ज्यादा का उसका ग्रोथ रेट होने लग गया। उसके बाद में जैसे जैसे उस सिस्टम को आगे बढ़ाया गया, कई सारी विदेशी और देसी कंपनियां इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई, जिसमें कि बहुत बड़े ढंग से बाढ़ लेकर के आ गया, जिसमें कि अनेकों अनेक फीचर, अनेकों अनेक सर्विसेज, अनेकों अनेक नए ढंग से रास्ते और बेनिफिट इन्वेस्टर और कस्टमर के लिए लेकर के आया गया। उसमें कई सारे बेनिफिट ऐसे ऐसे दिए गए जिसको आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उसका मैं डिस्कस आपके सामने करूंगा। तो इस तरह से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई, एक कैशलेस फैसिलिटी की शुरुआत हुई और इन सब जद्दोजहद करने के बाद में इतनी सारी गवर्नमेंट की, प्राइवेट प्लेयर की और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जुड़ने के बाद में और इतने सारे गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम लाने के बाद में भी अभी तक टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 11% ही कवर हुआ है, सिर्फ 11% ही कवर है। तो दोस्तों, अभी भी इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हम लोगों के पास में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा स्कोप बचा हुआ है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपको कि इसमें किस किस तरह के प्रोडक्ट और फीचर आज के दिन में कंपनी लेकर के आई है, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। आज के दिन में जो करंट सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है साहब आपको? आज के दिन में जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो काम चल रहा है उसके टोटल 36 पॉइंट हमने आपके लिए तैयार किए हैं। वो 36 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, जिस 36 पॉइंट के बेसिक पैरामीटर मानते हुए पूरी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम करती है। जिसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है एक खास बीमा राशि के लिए हम अपने बीमा धारक को, हम अपने ग्राहक को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जिसका कि एक्सपेंस लिमिट होता है, जिसका कवर चूज करने का एक ऑप्शन होता है, ट्रीटमेंट करने की लिमिटेशन होती है। दोस्तों, 1 मिनट के लिए दोस्तों आप लाइन पर रहिएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों लाइफ टाइम रिन्यूअल का। दोस्तों, लाइफ टाइम रिन्यूअल का जब भी हम लोग पॉलिसी अपने ग्राहक को दें या जब भी हमारे ग्राहक बंधु पॉलिसी किसी भी अभिकर्ता से परचेज करें तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें और हमें ये 36 पॉइंट अपने ग्राहक को जरूर बतानी चाहिए। जिसमें कि दूसरा पॉइंट आता है, क्या वो पॉलिसी लाइफ लॉन्ग, जब तक हमारा बीमा धारक जीवित है तब तक रिन्यूअल करने का इंश्योरेंस कंपनी ऑप्शन दे रहा है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आईपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला डिपार्टमेंट, जिसके अंदर मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद क्लेम प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कैशलेस की सुविधा शुरू हो जाती है। क्लेम देने की राइट इंश्योरेंस कंपनी का या कस्टमर का इंश्योरेंस लेने, क्लेम लेने का राइट बन जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन आज ही मेरे किसी लाइव दर्शक ने बोला था, मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या कोई पेशेंट, दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट होने के 12 घंटे के बाद ही उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, क्योंकि वो 24 घंटा एडमिट नहीं रहा, तो क्या उसको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा?
एस एंड नो। दोस्तों एक क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट में इसको क्वेश्चन आंसर को ले लेंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा, अगर मैं भूल गया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा है दोस्तों ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें कि डॉक्टर को दिखाने का कंसल्टेंसी लेने की सुविधा होती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी में इस तरह की सुविधा भी दी जाती है, और यह सुविधा आपको प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन दोनों वे में हो सकता है, यानी कि आईपीडी से पहले और आईपीडी के बाद में, जिसमें मुख्य रूप से जो खर्चा आता है डॉक्टर का फीस, फार्मेसी फीस, टेस्ट एंड अदर चार्जेस के रूप में आता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, जो मैं ओपीडी की बात कर रहा था, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ कंपनियां प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन का कवर दे रही है, कुछ कंपनियां 90 दिन से और उससे ज्यादा भी दे रही है। उसी तरह अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो कुछ कंपनियां 30 दिन की दे रही है, कुछ प्रोडक्ट में आपको 60 दिन या 90 दिन का, 120 दिन का भी है। तो अलग अलग प्रोडक्ट वाइज ये चीजों को ध्यान रखना है, और जब भी आप अपने ग्राहकों के लिए पॉलिसी की प्लानिंग करें तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। दोस्तों अगला केयर है, अगला 8 नंबर पॉइंट है डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर में आज के दिन में जो अच्छी कंपनी है वो कंपनी क्या करती है कि कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें कि कई इंश्योरेंस कंपनी 200, कई कंपनी 150, कई कंपनी 100 डिजीज का एक लिस्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर कहता है कि आपको 24 आवर एडमिशन की जरूरत नहीं है, आप डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर में डे केयर प्रोसीजर के लिए आप जा सकते हैं। दोस्तों 9 नंबर पॉइंट में आता है इमरजेंसी एम्बुलेंस। इमरजेंसी एम्बुलेंस का जिक्र यहां पे हम रोड एम्बुलेंस से कर रहे हैं। कई इंश्योरेंस कंपनी आपको रोड एम्बुलेंस की चार्जेस भी पे करता है, उसमें कुछ इंश्योरेंस कंपनी लिमिट दिया हुआ है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी उसके लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है। इसके अलावा एक और फीचर आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस। पॉइंट नंबर 10 में इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज में भी आपको कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि कई बार हमारे कस्टमर रूरल में है, इंटीरियर में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, छोटे शहर में है, और वहां बड़ा इलाज और बड़े ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे सूरत में हमें अपने ग्राहक को किसी बड़े शहर में या बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा उस पॉलिसी में हो, ऐसा भी आपको बेनिफिट अपने कस्टमर को बता के चलना चाहिए। इस तरह का प्रोडक्ट भी आपको अपने कस्टमर के लिए एडवाइस करना चाहिए। एक और बेनिफिट आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंस का। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस में क्या होता है कि एक जो आपका पेशेंट है जिसका नाम है ए, और उसका एक उस पेशेंट का कोई ऐसा बॉडी में पार्ट है जिसको कि चेंज करना है। खासतौर पे किडनी ट्रांसप्लांट में इस तरह के केसेस आते हैं जो आमतौर पे सुनने को मिलता है, तो उसका दूसरे के बॉडी से वो पार्ट निकाल करके आपके कस्टमर, आपके पॉलिसी होल्डर के बॉडी में सर्जरी के दौरान लगाया जाना है। तो उसका बीच का जो एक्सपेंस होगा ध्यान रखें, क्योंकि आपने उस थर्ड पार्टी को तो एक्सपेंस दिया नहीं था, उसका इंश्योरेंस कवर किया नहीं था, लेकिन पॉलिसी एक बेनिफिट देते हुए, एक खास प्रोडक्ट देते हुए जिसको कि ऑर्गन डोनर एक्सपेंस बोलते हैं, वो बेनिफिट देते हुए ऑर्गन डोनर एक्सपेंस भी करती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। दोस्तों पॉइंट नंबर 12 आता है रूम रेंट का। रूम रेंट के ऊपर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग पैरामीटर है। कोई सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम देता है, कोई रूम का कैप ही नहीं रखता है, कोई 1% का रूम देता है, कोई 2% का रूम देता है, कोई 5,000 का फिक्स किया हुआ है। तो आप जब भी पॉलिसी सजेस्ट करें अपने ग्राहकों को, तो इस बात का भी ध्यान रखें। सेम क्राइटेरिया आईसीयू पे है, लेकिन आईसीयू में ज्यादातर कंपनी में जो मैंने देखा है वो एक्चुअल चार्ज के ऊपर जाता है। खास तौर पे जो पीएसयू कंपनी है, जो सरकारी चार कंपनी है, उसमें पैरामीटर 1% और 2% का रहता है। कुछ प्राइवेट प्लेयर भी इस तरह का कैप लगाया हुआ है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को अपना क्लेम का अमाउंट कम करना है, तो कम करने के लिए इस तरह की कई सारे चीजें वो उसमें डाल के रखती है जिससे उसका एक्सपेंस कम से कम हो। चौथा नंबर आता है दोस्तों डेंटल ट्रीटमेंट का। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी जो डेंटल ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं देती है, लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट का खर्चा भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, ऐसा वो कमिटमेंट कर रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस पॉलिसी को आप एडवाइस कर रहे हैं, क्या उसके अंदर डेंटल ट्रीटमेंट कवर है। इसके अलावा डे केयर, डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर एकोमोडेशन। दोस्तों एक अच्छा बेनिफिट है जो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं और पॉलिसी लेते समय आप एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आपके कस्टमर की जो रूम का जो
क्षमता लेने का है वो मान लेते हैं 20,000 रुपए का या 10,000 रुपए पर डे का है, या कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपका वो पेशेंट, आपका वो क्लाइंट उस रूम में, बड़े रूम में खर्च में नहीं जाकर के शेयरिंग वाला रूम में आ जाता है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी का पैसा सेव होता है, बचता है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी किसी न किसी रिवार्ड का इसमें ऑप्शन रखा है, एक छोटा सा कैशबैक का स्कीम आपको पर डे का 500, 700, 800, 1000, 2000 देकर के आपको इनाम के रूप में देगा, जिससे उसका एक्सपेंस कम होगा, आपका भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा, आपका भी कुछ लॉस हो जाएगा। डेली कैश फॉर इंश्योरेंस चाइल्ड, इसमें क्या होता है कि अगर किसी बच्चे का हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो उसके जो गार्जियन उस पर अटेंड कर रहे हैं तो उन गार्जियन का इनकम लॉस होता है, तो उस इनकम लॉस का भी कंपनसेट करने का इसमें ऑप्शन दिया गया है। सेकेंड ओपिनियन का एक ऑप्शन होता है कि आपके कोई बीमाधारक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो उस केसेज में उनको दूसरे डॉक्टर से ऑनलाइन या ऑफलाइन ओपिनियन लेने का सुविधा रहता है, और उसका जो भी फीस होता है इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट्स है जब आप अपने कस्टमर के लिए चयन करें पॉलिसी का, तो इस तरह का विशेष ध्यान रखें। एक दोस्तों और भी बेनिफिट आता है, बेनिफिट नंबर 18 पे, कंपनसेट ट्रैवल्स में। कंपनसेट ट्रैवल में क्या होता है कि आपके परिवार में 5 मेंबर हैं और कोई एक मेंबर आपका दिल्ली से बाहर या अहमदाबाद क्या है तो मुंबई में चले गए और वहां जाके बीमार हो गए, तो जो दूसरे मेंबर हैं, जो उस ग्रुप के दूसरे मेंबर हैं, वो मेंबर जाकर के वहां पर उनका देखरेख कर सकते हैं। उसके अंदर जो खर्चा होता है बीमा राशि का 1% या कोई इंश्योरेंस कंपनी 5,000 या कोई कंपनी 10,000, तो अलग अलग प्रोडक्ट वाइज इस तरह का बेनिफिट रखा गया है। लेकिन कुछ कंपनी उसमें कंडीशन डालती है कि मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड 5 डे होना चाहिए या मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड 5 डेज इन एवं होना चाहिए। इस कंडीशन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 11 है जो है कंज्यूमेबल बेनिफिट के ऊपर। कंज्यूमेबल बेनिफिट जिसके ऊपर मुख्य रूप से आज के दिन में बहुत बड़ा रिडक्शन आ रहा है वो है ग्लव्स का, मास्क का, बैंडेज का, कॉटन का, इस तरह का कुछ और भी चीज है जो अनपेएबल होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर का जो प्रोडक्ट दें तो उसके अंदर कंज्यूमेबल बेनिफिट, कंज्यूमेबल कवर है या नहीं है। अगर कंज्यूमेबल कवर नहीं है तो एक साथ में आपको एडिशनल बेनिफिट आपको अपने कस्टमर को देना चाहिए, जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके पेशेंट, आपके क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में जो भी उनका कंपनसेशन होगा इनकम का वो वहां से निकल जाएगा, तो जिससे कि एक कंज्यूमेबल बेनिफिट भी कवर हो सकता है। और अब के समय में कुछ इंश्योरेंस कंपनी स्पेशल कंज्यूमेबल बेनिफिट के साथ में भी टैरिफ रेट लेके आ चुका है। 20 नंबर का पॉइंट है दोस्तों नो क्लेम बोनस का। नो क्लेम बोनस एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है हमारे कस्टमर के लिए। हमेशा इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए 20 नंबर पॉइंट के ऊपर कि किस पॉलिसी के अंदर कितने साल के बाद में नो क्लेम बोनस कितना होता है, या क्लेम लेने के बाद में नो क्लेम बोनस बढ़ता है नहीं बढ़ता है, या इंश्योरेंस कंपनी 1 साल क्लेम फ्री रहने पे कितना नो क्लेम बोनस देता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और ये पॉइंट्स को नोट करके अपने कस्टमर को एडवाइस करना चाहिए। 21 नंबर के पॉइंट है दोस्तों रिस्टोरेशन बेनिफिट का। बहुत ही फैशनेबल प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। इंडिया में एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो अभी सेल हो गई, उसकी देन है, लेकिन बहुत अच्छा बेनिफिट है रिस्टोरेशन बेनिफिट का। रिस्टोरेशन बेनिफिट में होता क्या है दोस्तों, अगर आपके एक बीमा धारक ने 10 लाख की पॉलिसी लिया और 5 मेंबर या 4 मेंबर या 3 मेंबर उस फैमिली में, और मेंबर का 10 लाख रुपया खत्म हो गया किसी 1-2 मेंबर के ऊपर, तो बाकी 10 लाख रुपया और रिस्टोर हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन भी रहता है। दोस्तों 22 नंबर पॉइंट है एनुअल हेल्थ चेकअप का। दोस्तों कई इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि आपका क्लेम फ्री रहेगा तो हम एनुअल हेल्थ चेकअप देंगे। कई इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि नहीं, हम आप क्लेम लो या नहीं लो हम आपको हेल्थ चेकअप देंगे ही देंगे। कई इंश्योरेंस कंपनी बोलता है आप बस आज पॉलिसी कराओ, कल मैं आपको हेल्थ चेकअप का कार्ड इशू कर दूंगा, आप हेल्थ चेकअप कराओ और उसका बेनिफिट लो। पॉइंट नंबर 23 है दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दोस्तों मेरा मानना है कि आपके कस्टमर को जरूर देना चाहिए, जिसके अंदर लगभग 1000 रुपए के ऊपर, लगभग मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, लगभग 1000 रुपए 1000 पे करने के बाद में आपके कस्टमर का 10 लाख का दुर्घटना बीमा रहता है। तो इस तरह का बेनिफिट या तो एड ऑन के रूप में दे दें और कुछ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इनबिल्ट होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बैरेट्रिक सर्जरी बहुत तेजी से भारत में बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और बैरेट्रिक सर्जरी क्या होता है, कोई मित्र बता सकते हैं क्या मुझे? बैरेट्रिक सर्जरी कोई मित्र बता सकते हैं क्या? ये जो मॉडर्न जो भी सर्जरी है वो जो है बैरिएट्रिक सर्जरी है मेरे ख्याल से। मॉडर्न जो भी
नहीं, इसमें ख्याल प्रकट नहीं करना था साहब, हमको बायोरेटिक सर्जरी का मतलब जानना था आपसे। कोई मित्र बता सकते हैं क्या? सर ये मोटापे से संबंधित होती है। ग्रेट। बायोरेटिक सर्जरी क्या होता है कि आज के दिन में खान पान लोगों की गलत हो जा रही है, जिसमें कि बाहर की चीजें, बाहर का खाना, होटल का खाना, ढाबा का खाना, इस तरह का खान पान करने से, प्रदूषित खाना खाने से शरीर के वजन बढ़ने लग जाती है, और वजन बढ़ने के बाद में इतना वजन बढ़ जाता है कि आदमी का चलना फिरना, दौड़ना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में उसको एक सर्जरी कराई जाती है, जिसमें उसके बॉडी से चमड़े को कम किया जाता है, उसके मोटापे को कम करने के लिए सर्जरी होती है। उस सर्जरी का नाम है बायोरेटिक सर्जरी। तो दोस्तों अभी नहीं, आगे आने वाले 2 से 3 सालों में आप देखेंगे कि भारत में हर चौथा व्यक्ति को बायोरेटिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो हम लोग अभी खान पान, रहन सहन और ले रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हम लोगों के शरीर में और बॉडी में आने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए आप बायोरेटिक सर्जरी का ऑप्शन है या नहीं है, ये देख के चले। मैटरनिटी बेनिफिट भी आज के दिन में जो यंग पॉपुलेशन है, आप उसके साथ में दे सकते हैं। जो न्यूली मैरिड है उसके साथ में आप मैटरनिटी बेनिफिट का ऑप्शन दे सकते हैं। कुछ कंपनी 1 साल के बाद, कुछ कंपनी 2 साल, कुछ 3 और 4 साल के बाद में ऑप्शन देती है, और कुछ कंपनी मैटरनिटी कवर नहीं देती है। तो आप अपने कस्टमर की जरूरत, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडवाइस कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी दोस्तों फैंटास्टिक कवर एक ऑप्शन है कि अगर आपने किसी फैमिली का इंश्योरेंस कराया, हस्बैंड वाइफ है, और उसके परिवार में कोई नया बच्चा का आगमन होता है, तो उसका भी इंश्योरेंस कवर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाता है तब तक के लिए जब तक आपका रिन्यूअल डेट नहीं आता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये रहता है कि उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की पॉलिसी कम से कम साल भर चलनी चाहिए। कुछ कंपनी 2 साल का ऑप्शन देता है, कुछ कंपनी कहता नहीं 4 साल के बाद में कोई बच्चे आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम कवर कर लेंगे। और भी कंडीशन आता है उसमें दोस्तों कि हम बीमा राशि का 5% कवर करेंगे। कोई 50,000 बोलता है, कोई 25,000 बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो आपको इस चीज को भी डीपली नॉलेज लेकर के प्रोडक्ट की जानकारी देनी चाहिए। बेबी फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन, उस बच्चे के जो आगमन हुआ तो उसका जो भी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगेगा, उसका जो भी एक्सपेंस होगा, कई इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है और कई इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हाई इन डायग्नोस्टिक दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि कई सारा उनके डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, टेस्ट हैं, जहां पे जाके आप ओपीडी बेस पे डायग्नोस्टिक करा सकते हैं, अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, हेल्थ कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन और बेनिफिट भी कई इंश्योरेंस कंपनी लेकर के आई है। प्री लॉजेज हॉस्पिटलाइजेशन दोस्तों, इस हॉस्पिटलाइजेशन में क्या कवर करता है कि मोर देन 10 दिन से ज्यादा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका इनकम का जो भी लॉस हुआ है वो कवर कर लेगा। डेंटल ओपीडी दोस्तों, कई इंश्योरेंस कंपनी अब डेंटल ओपीडी के लिए क्या किया है, कई सारे जो डेंटल कंपनी है जिसमें कि रूट कैनल है और इस तरह की कई सारा डेंटल सेंटर है जहां पे उसने नेशनल टाई अप किया हुआ है, और वहां पे सिर्फ अपना पॉलिसी और कार्ड दिखाएंगे तो आपका ओपीडी डेंटल कवर भी फ्री हो जाएगा। इसकी सुविधा भी आपको मिलती है। वैक्सीनेशन, जिसमें कि एंटी रेबिक वैक्सीनेशन है, और अभी जैसे कोविड का वैक्सीनेशन लग रहा है, तो इस तरह का बेनिफिट भी कई इंश्योरेंस कंपनी आपको देने लग गई है। जैसे जैसे उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक को समझना है हम लोगों को। लॉजिक ये है कि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि अगर आपको छोटा छोटा वैक्सीनेशन के नाम पे अगर उसने 100, 200, 1000, 500 रुपया आपको दे दिया, तो इससे होगा क्या कि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, जिससे कि आप बीमार कम होंगे। तो बीमार कम होंगे तो इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? इसका बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी को मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने लॉस को कम करने के लिए एक स्मार्ट ढंग से आपको ट्रीटमेंट और हेल्थ चेकअप कराती है, और करानी भी चाहिए। तो जब भी हम लोग पॉलिसी एडवाइस करें तो हम लोग अपने कस्टमर को इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, हियरिंग एड्स जो कान में लगाने की सुनने की मशीन होती है, कई इंश्योरेंस कंपनी आपको हर 3 साल के बाद में नए आपको यंत्र सुनने के लिए प्रदान करती है। इसकी सुविधा भी देती है। 30 डेज वेटिंग पीरियड, इस बात का ध्यान रखें कि मोस्टली इंडिया में जो पॉलिसी है उसके अंदर एक्सीडेंटल पहले दिन से कवर हो जाती है, और 30 डेज के बाद में वो सारे कवर हो जाती है जो इंश्योरेंस के नॉर्म्स के हिसाब से है। ये लगभग वर्ल्ड वाइड थंब रूल है। इस बात को आप अपना लें और समझ लें। स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ ऐसी डिजीज है जिसको हम 2 साल के बाद में कवर करते हैं। उस डिजीज का लिस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी से, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से, या आपने
सीनियर से आपको ले लेना है कि हम किस किस डिजीज को 2 साल के बाद में कवर करते हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है कि कुछ ऐसी डिजीज है जो 2 साल के बाद में तो कवर करती थी, अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप अगर प्रीमियम का 5% बढ़ा के देते हो तो मैं 1 साल के बाद में कवर कर दूंगा। तो ये ऑप्शन भी लेकर के आ गया है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नॉर्मली हम लोग ये समझते थे कि 4 साल के बाद कवर होता है, लेकिन आज के समय में पॉलिसी की वैरायटी इतनी बढ़ गई है, पॉलिसी में कंपटीशन इतना टाइट हो गया है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कुछ कंपनी 4 साल बाद, कुछ कंपनी 3 साल बाद और कुछ कंपनी 2 साल के बाद में कवर करने लग गई है दोस्तों। और पॉइंट नंबर 36 है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। दोस्तों जिस कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है जिसमें कि है डेंटल का, स्किन का और हेयर का, इस तरह के कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं करता है। लेकिन अगर किसी को आग में जल जाने से और एक्सीडेंट हो जाने से कोई सर्जरी करानी पड़ती है तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर नहीं आएगा। और पॉइंट नंबर 36 है दोस्तों, वो मेरी है, मैं स्पेशलाइज मानता हूं कि मेरा है पॉइंट, आप सब अपनाएं। वो है पीस ऑफ माइंड का। दोस्तों जिस व्यक्तियों ने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, जिस अभिकर्ता मित्रों ने अपने ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति सुरक्षित कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस देकर सुरक्षा कर दिया, वो एक शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। हम इसके लिए आप सभी शांति दूतों को बारंबार नमस्कार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। दोस्तों आज का ये हमारा प्रेजेंटेशन छोटा सा आपको कैसा लगा और इस पर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है आपके द्वारा पूछने का तो हम लोग अभी उसके तरफ चलेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। और किसी मित्र के मन में कोई सवाल है तो पूछ करके हमें अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सर क्षमा चाहेंगे सर, मैं पिनाकी चटर्जी बोल रहा हूँ बैंगलोर से। नहीं मिलेगा क्षमा, ऐसे कैसे क्षमा मिलेगा चटर्जी? पॉइंट नंबर 18 में सर, पॉइंट नंबर 18 जी कंपनसेट ट्रैवल है जी। वो ये सर ये तो देश में ही संभव है कि विदेश में भी पॉसिबल है? जैसे हमारा कोई मित्र मैं क्लियर करता हूँ चटर्जी जी। जी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है हमारा जी, कुछ कंपनी, आपने एक क्वेश्चन उठा दिया था मैं उसको क्लियर कर दूं। कुछ कंपनी अब वर्ल्ड वाइड कवर लेकर के भी आ गई है, जिसमें 2-3 कंपनी को मैं जानता हूं, जिसमें टाटा AIG नहीं टाटा AIG और मैक्स बुपा इसमें लीड कर रही है कि जो इंटरनेशनल कवर भी प्रोवाइड करने लग गई है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक बहुत बड़ा लोचा है, लोचा को समझ लीजिएगा। वो कहता है कि जो प्रॉब्लम की डिजीज का आप इलाज बाहर कराने जाएंगे वो डायग्नोस्ट इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया में होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? अगर आप कनाडा गए हुए हैं, आप हमारा इंग्लैंड गए हुए हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, जॉर्जबर्ग गए हुए हैं, जर्मन में गए हुए हैं, ताशकंद में गए हुए हैं और वहां पे आपको हार्ट डिजीज आ गई तो आपको इंडिया में आके इलाज कराना पड़ेगा क्योंकि डिजीज वहां पे हुई है। तो दोस्तों इस कंडीशन को समझ लेना है। दूसरा चटर्जी मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूं। वो एक क्वेश्चन आपका ये था कि क्या इंश्योरेंस कंपनी बाहर का खर्चा देगी? नहीं सर, इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया को ही हम कवर करते हैं, इसलिए हम इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया को ही मोस्टली कवर करेंगे जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन और है सर जी। एक हम LIC में जब बोलते हैं तो सम एश्योर्ड बोलते हैं और जब हेल्थ इंश्योरेंस में बोलते हैं तो सम इंश्योर्ड बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? सर दोनों एक ही चीज है जी, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपके वर्डिंग का फर्क है, मैटर दोनों का एक ही है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर जी। किसी और दोस्तों का कोई क्वेश्चन? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, नरेश बात कर रहा हूँ दिल्ली से ही। जी नरेश। सर एक बात पूछनी है, एक तो जो न्यू बेबी बॉर्न होता है वो कब तक कवर हो जाता है? मैंने ना है साल भर से पहले चल रही है और सेकेंड ईयर आ गया, उसको कवर करना चाहते हो कि वो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है या उसके लिए कुछ डिटेल्स वगैरह बतानी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? जी जी, सबसे पहले ना कुछ आपने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था आपको कि जो न्यू बॉर्न बेबी है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी कुछ कवर करती है, कुछ नहीं करती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का बीमा 2 साल पहले
2 साल पुरानी होनी चाहिए, कोई कहता है 1 साल पुरानी होनी चाहिए, कोई कहता है 3 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये सब ना लोचों को समझना है, झोल माल को आपको समझ लेना है एज एडवाइजर, तब कस्टमर के पास में जाना है। अब आपका क्वेश्चन आया कि कितने दिन के बाद में कवर करेगा, मेरा वो सेकंड वाला आंसर उसी के संबंधित था, तो आप उसे समझ सकते हैं। अच्छा 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 सर, ये वीडियो और ये स्क्रीन जो आपने दिखाई है क्या शेयर हो सकती है सर? हाँ, ये आज से 2-3 दिन के बाद में या नेक्स्ट वीक तक अगर कोविड खत्म हो जाती है तो हमारे आईटी टीम हमारे ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में ये वीडियो हमारे चैनल पे लाइव हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम सर जी। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? सर वो 6 महीने वाला तो क्लियर कर दें जी। वो 6 महीने अगर सपोज करो कि 12 आवर वाली बात जो चल रही थी, हार्ट अटैक हो जाए तो आप तो 24 आवर का कंडीशन डाल रखते हो। जी जी जी। उस कंडीशन में क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आप बताइए, कहीं कोई मित्र आंसर दे सकते हैं आशुतोष जी का? मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे दोहराया, इन्होंने याद करा दिया जी। कोई मित्र आंसर दे सकते हैं सर का? ये सर क्लेम मिलना चाहिए उसको, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आपके टर्मिनोलॉजी के हिसाब से 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है, पार्टी की 12 घंटे के अंदर ही डेथ हो गई है। तो सर लॉजिक तो पता नहीं, लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीवित रहता तो 24 घंटा भर्ती रह सकता था, ये हो सकता। और कोई मित्र अपना विचार रखना चाहते हैं? थैंक यू जगपाल जी। और कोई मित्र विचार रखना चाहते हैं अपना इस सब्जेक्ट पे? So if it is daycare treatment, 1 day is enough, sir. Okay, for daycare treatment like kidney stone removal, hernia, like that, cataract, admission and discharge will come. At that time, that claim will given, sir. सुजाता, यहाँ पे क्वेश्चन है, Admission and discharge. सुजाता क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक कस्टमर का हार्ट में सीने में दर्द हुआ, सीने के दर्द की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 12 आफ्टर एडमिशन ऑफ 24 आवर्स एडमिशन नहीं हुआ और 12 घंटे के अंदर ही उनकी हार्ट अटैक होने से डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में अब बिल बन गया हॉस्पिटल का 1 लाख रुपया। सर्जरी नहीं हुआ था, ध्यान रखिए, सर्जरी नहीं हुआ है। 1 लाख रुपए का बिल बना है। क्या इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी या नहीं करेगी? डाउटफुल क्वेश्चन है ऐसा। इट इज बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। मैं क्लियर करता हूं, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कवर करेगी। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जिस बीमारी की वजह से, जिस डिजीज की वजह से हमारे पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, वो डिजीज 24 आवर एडमिसेबल था। दूसरी बात, अगर उस पेशेंट की सर्जरी हुई होती तो इंश्योरेंस कंपनी का टोटल बिल 3 लाख रुपए का बनने वाला था, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पे ही चल रहा था, जहां तक हॉस्पिटल का एक्सपेंस लगभग 1 लाख रुपए हो गया था और उसी बीच में पार्टी की डेथ हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉफिट मान करके, पॉइंट को समझ लीजिए, कि जहां पे 3 लाख रुपया देना था इंश्योरेंस कंपनी को, वहां पे सिर्फ लाख रुपए देकर के इंश्योरेंस कंपनी अपने 2 लाख रुपए कमा लिए हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वहां पे पेमेंट करेगी। ध्यान रखिए, इंश्योरेंस कंपनी एज ए प्रोफेशनल काम करती है, इस चीज का हम लोगों को ध्यान में रखना है जी। क्लेम मिलेगा उसका। सर मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं किसी कंपनी का, तो उसे हमें अपना LIC का जीवन आरोग्य भी देना जरूरी चाहिए। जगपाल जी, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां से ना फाइनेंशियल लॉस थोड़ा कवर हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। दोनों तरफ से क्लेम मिल जाएगा ना। जगपाल जी, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलग है, और आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। उसका हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम से कोई लेना देना नहीं है, वो एक फिक्स बेनिफिट प्लान है। ठीक है दोस्तों, वो एक फिक्स बेनिफिट प्लान है। चाहे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ LIC वाला, चाहे आपको हार्ट अटैक आया हो
या आपके बीमा धारक को आया हो, आप सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराए हो या प्राइवेट में कराए हो, आपने इलाज कराया है नहीं कराया है, हमें सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए एज ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हम उसके हिसाब से जो आपका क्लेम बनता है वो पे कर देंगे। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल अलग है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या करता है कि जिस बीमारी को हमें कवर करना था, उस डिजीज की वजह से अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो उसका जो भी एक्सपेंस होता है हमारे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से वो हम एक्सपेंस पे करेंगे आप, न कि वहां पे हम आपको बेनिफिट देंगे। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है एक बेनिफिट प्रोडक्ट है। सर एक कोई पूछ रहे थे सम एश्योर्ड और इंश्योर्ड में क्या अंतर है? जी सर यही अंतर है उसमें। सम एश्योर्ड में किसी ने मानो 5 लाख की पॉलिसी LIC के लिए है, उसकी डेथ हो जाती तो 7 लाख रुपए मिलेंगे जी। जबकि सर हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, उसने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है जी और उसके इलाज में खर्च हुआ 1 लाख रुपए, जी। उसे 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। तो यही सब इंश्योर्ड और एश्योर्ड में यही अंतर है। हम इंश्योर्ड और एश्योर्ड में यही अंतर है। जगपाल जी, एश्योर्ड में पूरी धनराशि मिल जाती है, बीमा। जगपाल जी इसका कोई इंश्योर्ड में सर जो जितना खर्चा होता है उतना मिलता है। जगपाल जी जो बातें आप कह रहे हैं ये कहीं पे आपके पास रिटिन में है या आप अपने लॉजिक के हिसाब से बात कर रहे हैं? नहीं सर लॉजिक नहीं, मैंने कहीं यूट्यूब पे ही सुना था ये, मैंने नहीं, सुनने की बात नहीं, दोनों में कंपैरिजन। नहीं जगपाल जी हम सुनने की बात को नहीं कह रहे हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। by phone, Sir, shall I speak, sir? जी Sir, indemnity, some insured means that is indemnity. Whatever the expenses occurred, damage occurred, that will give by the insurance company. That is called sum insured. Sum assured means if death occurs in life, that is one time, LIC will pay whatever the sum assured selected, guaranteed. Like that, I am thinking, sir. सुजाता आप ना जो जगपाल जी कह रहे हैं उसी बात को आपने भी दोहराई है। ये सिर्फ लॉजिक है, ये लॉजिक है, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप बात को ध्यान रखिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने रिस्टोरेशन की बात करी है आपसे, करिए। रिस्टोरेशन में एक 10 लाख की पॉलिसी आपके बीमा धारक ने लिया है। हाँ सर। और उसका बीमा का एक्सपेंस 20 लाख हो जाता है। ओके सर। आप बताइए, अब आप बताएं कि वो आप क्या बोलेंगे? After finishing that 10 lakh sum insured, they will take benefit from the restoration by 10 lakhs extra. But some cases, sir, some cases same disease and same purpose they won't give restoration. For the new disease and new person, they can utilize the restoration benefits, sir. हाँ, like ठीक कह रही है सुजाता, ठीक कह रही है। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी अलग अलग है, ऐसा हमने अपनी बातचीत में भी कहा है। हमने अपने कैपिंग बोलते हैं, कैपिंग। हाँ, कैपिंग का क्राइटेरिया रहता है। गर्ग साहब आपका क्या मत है इस पे? Sir, it is applicable to vehicle insurance also. What is the damage occurs, that they will give in the IDV value. If 10,000 rupees occurred, they will give the 10,000. That is called IDVs. सुजाता, ये जो प्रोडक्ट है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का डिफिनेशन लाइफ इंश्योरेंस के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से होता है, और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट का डिफिनेशन जनरल इंश्योरेंस के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से होता है। जनरल इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि आपने एक अमाउंट के लिए फिक्स रिस्क कवर हमें दिया है, लेकिन जब कवर की बात आएगी और एक्सपेंस की बात आएगी तो हम उतना ही कंपनसेट करेंगे जितना कि आपका एक्चुअल लॉस हुआ है। तो दोनों का डिफिनेशन अलग है, दोनों का प्रोडक्ट बेनिफिट अलग है, दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग है, लीगल और इनलीगल टर्मिनोलॉजी दोनों का अलग अलग है। तो इस चीज को हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये जनरल इंश्योरेंस का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो इसके ऊपर जो टर्म ऑफ कंडीशंस लागू होगी वो जनरल इंश्योरेंस रूल की होगी। ठीक है जी, राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। आगे बात दोस्तों, जिन मित्रों के पास में हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी नहीं है,
अगर अगर वो चाहते हैं तो हमारे से संपर्क करके हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी ले सकते हैं, अगर वो हमारे टीम में या हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं तो। दूसरी बात दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी भी आप लोगों को लेके चलनी चाहिए, ऐसा मेरा सलाह रहेगा। तीसरी बात दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस जितने तेजी से ग्रो कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस उस तेजी से ग्रो नहीं कर रही। जैसा कि मैं अपने बातचीत में भी करा कि 20% ईयरली अगर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो लगभग 50% के रफ्तार से आपका हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी की इनकम की बात करूं तो अगर फर्स्ट ईयर इनकम 100 रुपये की पॉलिसी पे आपका 25 रुपया है तो दूसरे साल आपका 7.5 रुपया और तीसरे साल से हमेशा के लिए आपका 5 रुपया ही रहेगा। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपका जो पहले साल इनकम है वो अगर 100 रुपये के प्रीमियम पे 15 रुपये आता है तो अगले साल भी 15 और उसके आगे आने वाले सालों में भी 15 रुपया ही रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर किसी ग्राहक का आपने पॉलिसी करा तो उसका एज बढ़ने के हिसाब से, फैमिली साइज बढ़ने के हिसाब से प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं होगा। जबकि प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है या आपका इन्फ्लेशन है वो आप बीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इनकम आपके इन्फ्लेशन को भी बीट करे तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रास्ता अपना लेना चाहिए, जहां पे जैसे जैसे ग्रुप की साइज बढ़ेगी, एज ग्रुप बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपका प्रीमियम इनकम भी बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपका इनकम इन्फ्लेशन को बीट करने में काफी हद तक मददगार साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एक लाइफ इंश्योरेंस ग्राहक जिंदगी में एक बार डेथ करता है जिसको सही मायने में हमको और आपको सर्व करने का मौका मिलता है। जबकि एक हेल्थ इंश्योरेंस की फैमिली अगर फैमिली साइज 4 मेंबर का है तो आप ये मान के चल सकते हैं नेशनल डाटा के हिसाब से कि हर 3 साल के बाद में परिवार का एक सदस्य बीमार होता है और उस सदस्य को हर 3 साल के बाद में अगर आप क्लेम देते हैं तो उस क्लेम में आपका रिलेशनशिप बढ़ोतरी होता है, ग्रोथ करता है और वहां से आपको रेफरल और रेफरेंस इनकम मिलने की संभावना बढ़ती है। इस बात से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है कि आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का ही काम करें, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करें। मैं इस बात से मैं विश्वास करता हूं कि आपको अपने कस्टमर के हित में, आपको अपने हित में और अपने राष्ट्र और समाज के हित में सबसे पहले काम करना चाहिए। किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की हित ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी और जब आप समाज, ग्राहक और अपने परिवार का हित देखेंगे तो निश्चित तौर में उसी में आपका भला और आपकी ग्रोथ है। दोस्तों, इसी के साथ में आज का मैं कार्यक्रम समाप्त करता हूं। किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लें। Well said, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हेल्थ क्रिटिकल इलनेस लेने तो अच्छा रहेगा। अशोक जी, आपकी आवाज कट रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप नेटवर्क वाले एरिया में आके हमसे पर्सनली बात कर लें, अगर ग्रुप में बात करना संभव नहीं लग रहा है आपको तो। जी सर। जी, आप नेटवर्क सही आ रहा था, पूछ लीजिए। नेटवर्क अगर ठीक आ रहा है तो आप अपनी बात पूरा कर लीजिए। क्रिटिकल इलनेस के बारे में जानना चाह रहा था मैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लस क्रिटिकल इलनेस, तो दोनों में बेटर कौन सा रहता है? दोस्त, मैं हेल्थ इंश्योरेंस को सबसे पहले मानूंगा कि आपको सबसे पहले इलनेस में। अशोक जी, एक अलग एक टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस वर्सेस क्रिटिकल इलनेस राइडर, तो उस पर कभी हम लोग और प्लान कर लेंगे। और इस पे ना हमने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आपसे निवेदन रहेगा अशोक जी कि हमारे आप उस वीडियो को देखिए। इस पे 2 वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आप दोनों वीडियो को देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके क्वेश्चन आंसर वहां पे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई चाहिएगा इस तरह के टॉपिक, हम सभी दोस्तों की आज्ञा पे फिर से लेकर के आ जाएंगे। दोस्तों, परसों का कार्यक्रम कोई दोस्त मुझे एडवाइस करेंगे? परसों नहीं, अब तो आएगा मंडे का प्रोग्राम। Once again, ULIP plan, sir. Of course. निवेश प्लान। निवेश प्लान, ठीक है, थैंक यू। और सुजाता, और क्या? SIP, sir, SIIP और निवेश प्लस, बोथ ULIP प्लान।
ठीक ओके है, सर। और किसी दोस्तों का कोई डिमांड हो? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मंडे का प्रोग्राम हम लोग यूलिप पे ही रखेंगे। यूलिप प्रोडक्ट खासतौर पे निवेश प्लस और SIIP सिप बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आपके ग्राहक का निवेश होना जरूरी है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहां पे आपके ग्राहक को सुरक्षा के साथ साथ में पैसे की बढ़ोतरी और ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे और मंडे को फिर से मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ में, जिसका प्रेजेंटेशन का नाम रहेगा यूलिप प्रोडक्ट, खासतौर पे सिप और निवेश प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का संध्या निकालने के लिए, आज का सुनहरा शाम देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, और जिन मित्रों को कुछ इससे संबंधित कुछ पूछताछ करनी हो और निसंकोच कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।